हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजी कोष वैलेंसी सेल, संयोजी कोष को अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR। उसी का एक एक अक्षर स्टार्टिंग वैलेंसी का V लिख लिया गया, सेल का S लिख दिया गया, E का इलेक्ट्रॉन का E लिख दिया गया, पेयर का P लिख दिया गया, R रिपल्सन का R लिख दिया गया। VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। किसी अणु की संरचना का वास्तविक आकलन करने, किसी यौगिक की संरचना की सही जानकारी प्राप्त करने कि रियल में वो किस प्रकार का है उसको, और ऐसी संरचना है तो क्यों है, ये समझने के लिए वेस्पर थ्योरी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहले इसकी सिद्धांतों को पढ़ेंगे, फिर इसके अनुप्रयोग के विषय में देखेंगे कि ये किसी यौगिक के अणु की संरचना को कैसे बनाती है। संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वेस्पर थ्योरी से पहले एक सिद्धांत आया था जिसे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, के आधार पर अणुओं की आकृति स्पष्ट नहीं होती। जब हमने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के विषय में पढ़ा तो क्या हुआ, उसके अणुओं की एग्जैक्ट पोजीशन की, अणु की रियल में आकृति कैसी होनी चाहिए उसके विषय में जानकारी नहीं मिल सकी। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं के आधार पर अणुओं की आकृति स्पष्ट करने के लिए, यानी कि संयोजी कोष में अणु और परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित हैं और उनकी आकृति किस प्रकार है के लिए दो साइंटिस्ट आए, एक गिलेस्पी दूसरे निलहोम। गिलेस्पी तथा निलहोम ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार गिलेस्पी तथा निलहोम ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत या वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, नहीं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन युग्म रिपल्सन थ्योरी या वेस्पर थ्योरी कहते हैं। इसके तीन नाम हैं। सबसे आसान वेस्पर थ्योरी। अगर आपके एग्जाम में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या है पूछे, या वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पूछे, या वेस्पर थ्योरी पूछे, एक ही जवाब लिखना है। तो वेस्पर थ्योरी है क्या? किसी अणु की आकृति, किसी अणु की सर्वाधिक स्थायी संरचना वह होती है जिसमें उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। इस सिद्धांत के आधार पर किसी अणु की ज्यामिति निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला नंबर, अणुओं के मध्य परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर। अणुओं के मध्य परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों के बंध युग्म बॉन्ड पेयर की संख्या पर। थर्ड पॉइंट, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म माने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में नहीं यूज हुए उन पर निर्भर करती है। तो गिलेस्पी तथा निलहोम के अनुसार निम्न इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण इस प्रकार है। यदि लोन पेयर प्रतिकर्षण है, यानी कि दो बॉन्ड ना तो ये बनाए हुए इलेक्ट्रॉन है ना तो दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण सर्वाधिक होगा। माने लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यानी कि सबसे अधिक लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे, दूर हटाएंगे, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दूर हटाएंगे, फिर बॉन्ड पेयर जो होंगे वो सबसे कम दूरी पर एक दूसरे को हटाने का प्रयत्न करेंगे, वे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो इसको हिंदी में लिखेंगे आबंधित युग्म, नहीं अनाबंधित होना चाहिए। चलो, आबंधित युग्म
इज ग्रेटर देन अबंधित युग्म बंधित युग्म इज ग्रेटर देन बंधित युग्म बंधित युग्म। बंधित बंधित सबसे कम होता है। प्रतिकर्षण बल के उपरोक्त क्रम को इस तथ्य के आधार पर समझाया जा सकता है कि किसी संयोजी कोश में उपस्थित आबंधित युग्म नॉन बॉन्डिंग पेयर बंधित युग्म बॉन्डिंग पेयर की तुलना में अधिक स्थान घेरता है। इसका कारण यह है कि आबंधित युग्म केवल एक नाभिक के प्रभाव में रहता है, जबकि बंधित युग्म दो नाभिकों के प्रभाव में रहता है। जबकि बंधित युग्म दो नाभिकों के प्रभाव में रहता है। आबंधित केवल एक नाभिक के, बंधित दो नाभिकों के प्रभाव में रहता है। यह प्रभाव आबंधित युग्म प्रभाव लोन पेयर इफेक्ट कहलाता है। और अब हम वेस्पर थ्योरी के फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट है। इसके पश्चात इसके एक प्रकार से इसके आकृति को समझने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित बंध युग्मों की प्रकृति पर, यानी कि अणु की संरचना केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके चारों ओर बंध युग्मों की प्रकृति कैसी है। यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़े बंध युग्म समान है तो इस अणु की आकृति सम यानी रेगुलर होगी। इसके विपरीत यदि केंद्रीय परमाणु बंध युग्मों या अनाबंधित युग्मों से घिरा है तो उसके अणु की आकृति विषम या इर्रेगुलर होती है। अब हमारी हेडिंग होगी वेस्पर सिद्धांत के आधार पर अणुओं की आकृति की व्याख्या। यानी वेस्पर सिद्धांत के आधार पर अणुओं की हम आकृति को किस प्रकार बता सकते हैं कि ट्राइगोनल होगा, पिरामिडल होगा, टेट्राहेड्रल होगा या ऑक्टाहेड्रल आकृति होगी। किसी अणु की, किसी यौगिक की आकृति कैसी होगी उसके विषय में आज हम बताने का प्रयत्न करते हैं। पहला है वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास दो बंध युग्म होते हैं। पहली कंडीशन है कि ऐसे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास दो बंध युग्म हैं। तो इसकी आकृति कैसी होगी इसकी व्याख्या करेंगे। इस प्रकार के अणुओं की आकृति रेखीय होगी, सरल रेखा में होगी, सीधी होगी तथा इन अणुओं में केंद्रीय परमाणु से जुड़े दोनों परमाणुओं पर 180 अंश का कोण होता है, क्योंकि इसी कोण पर दोनों बंध युग्मों के बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। उदाहरण इसका दिया हुआ है BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, ZnCl2 इत्यादि। BeCl2 का चित्र यहाँ पर बनाया गया है, आप लोगों को दिखना चाहिए। और यहाँ इन दोनों Cl परमाणुओं के बीच 180 अंश का कोण है। अब इसके पश्चात दूसरी कंडीशन है वेस्पर सिद्धांत की दूसरी कंडीशन, वे अणु, ये परमाणु काटा गया है, ये गलत है। वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास 3 बंध युग्म होते हैं। केंद्रीय परमाणु के पास 3 बंध युग्म होते हैं। इस प्रकार के अणुओं में केंद्रीय परमाणु से जुड़े तीनों परमाणु 120 अंश पर होते हैं। इस कारण इन अणुओं की आकृति समबाहु त्रिभुजाकार इक्विलैटरल ट्रायंगुलर होती है। यह त्रिभुज समतलीय प्लैनर होता है। उदाहरण BF3 अणु, बोरान ट्राइफ्लोराइड अणु, AlCl3 अणु की संरचना। यहाँ पर BF3 की संरचना को दिखाया गया है। बोरान परमाणु से 3 तरफ 3 फ्लोरीन परमाणु जुड़े हैं और इनके बीच एक फ्लोरीन, इनके बीच का कोण जो है 120 अंश का है। तीसरी कंडीशन, वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास 4 बंध युग्म होते हैं। इसकी व्याख्या करते हैं। इस प्रकार के अणुओं में केंद्रीय परमाणु से 4 परमाणु जुड़े होते हैं तथा इन अणुओं की आकृति चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होती है। इनमें केंद्रीय परमाणु से जुड़े
चारों परमाणु 109 अंश 28 मिनट पर होते हैं। 109 अंश 28 मिनट के कोण पर ये व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण CCl4, SiCl4, NH4 प्लस CH4 आदि। यहाँ पर CH4 की संरचना को दिखाया गया है। CH4 आपका कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं और इनके 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच 109 अंश 28 मिनट का एंगल होता है। लास्ट हम लोग इसका संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट कंडीशन में, चौथी कंडीशन में, वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु पर बंध युग्म के साथ आबंधित युग्म लोन पेयर भी होते हैं। केंद्रीय परमाणु पर बंधित परमाणु के साथ साथ बांड बनाए हुए परमाणु के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस प्रकार के अणुओं की आकृति सामान्य नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती इस प्रकार के अणुओं की आकृति, क्योंकि इनमें बंधित युग्म अनाबंधित युग्म बॉन्ड पेयर डैश लोन पेयर प्रतिकर्षण होता है, दोनों के बीच रिपल्सन होता है। यही कारण है कि जल का अणु, जल मीन्स वाटर या पानी का अणु रेखीय न होकर के कोणीय वी शेप्ड होता है, जिसमें एच अणु 180 अंश न होकर 104 अंश 31 मिनट का हो जाता है। इसी प्रतिकर्षण के कारण यदि किसी अणु में बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों है तो उसके बीच का कोण क्या होता है, डिफ्रैक्ट हो जाता है, रिपेल हो जाता है, अपनी मूल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है लोन पेयर की वजह से। और जल के अणु में 180 अंश का ना होकर 104 अंश 31 मिनट का कोण हो जाता है। इसी प्रकार अमोनिया अणु में, अमोनिया NH3 में बंध कोण 109 अंश 28 मिनट ना होकर 106 अंश 51 मिनट का हो जाता है। और इस प्रकार के अणुओं की आकृति, इस प्रकार के बॉन्ड अमोनिया H2O इत्यादि में पाए जाते हैं। आज के टर्न पे हम इतनी सी बातों की चर्चा किए हैं। अगले टर्न पर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।